हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी वाले भैया के अंदर। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा, अब की बार जो इसकी परीक्षा होने वाली है विश्वविद्यालय की यूजी फर्स्ट ईयर की, चाहे आप बीए बीएससी बीकॉम में या फिर किसी भी प्रकार का जैसे बीए एडिशनल वगैरह या फिर बीएफए या फिर बीसीए, यानी कि जो यूजी के तहत कोई भी कोर्सेज आता है फर्स्ट ईयर का, उन सब की जो अब की बार परीक्षा होने वाली है वो सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर यूनिवर्सिटी ने कराने का निर्णय लिया है। यानी कि एक साल के अंदर 2 बार आपकी परीक्षाएं होंगी। एक चीज़ और यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने जिस दिन नोटिस जारी किया था कि आपकी जो परीक्षा है सेमेस्टर सिस्टम के आधार पर होगी, उसी के अंदर यह भी बोला गया था कि पहला जो एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर सिस्टम का, उसके अंदर आपकी जो परीक्षा है वो केवल एमसीक्यू टेस्ट के आधार पर होगी, यानी कि जिसे हम ऑब्जेक्टिव भी बोल देते हैं। और देसी भाषा में अगर बोला जाए तो न्यू टाइप प्रकार के जो प्रश्न है वो आपको पूरे सिलेबस के अंदर से देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही कन्फ्यूज़न करने वाली बच्चों के सामने दिक्कतें आ रही थी। इन्हीं दिक्कतों का मद्देनज़र हम रखते हुए हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग यूट्यूब के ऊपर डेली 1 से 2 क्लास लिया करेंगे, जिसके अंदर हम आपको एक यूनिट करवाया करेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट की। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा, लगभग जितने की 7-8 सब्जेक्ट है या 10 सब्जेक्ट है, महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है उन सब की वीडियो हम डालेंगे। और एक सब्जेक्ट्स के अंदर 5 यूनिट होती है, यानी कि लगभग 5 वीडियो आपकी आएंगी। और उसके अंदर 300 से 400 क्वेश्चनों का महत्वपूर्ण संग्रह होगा। और वहीं अन्य महत्वपूर्ण बुकें अगर आप पढ़ते हैं और उनसे न्यू टाइप के जो प्रश्न देखते हैं वो लगभग आपको 1000 से 1500 के बीच मिलेंगे। तो उन्हीं से छुटकारा हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लेकर आ गए हैं। जैसा कि आपने हमारी कंप्यूटर वाली और पर्यावरण वाली जो वीडियो देखी है उसके अंदर भी हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह बनाया था। और जो 300 प्रश्नों की महत्वपूर्ण कंप्यूटर वाली हमारी पीछे वीडियो थी, खैर अभी तो उस वीडियो का कोई महत्व इतना नहीं रह गया है क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट ही बीए फर्स्ट ईयर से हटा दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बीए फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है उसके अंदर क्या आने वाला है। तो पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर होने वाला है उसके अंदर यहाँ पर देखिए, यूनिट जो फर्स्ट है उसका मैं कंप्लीट निवारण यहाँ पर करवा देता हूँ। एक सब्जेक्ट में 5 यूनिटें लगेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। तो एक यूनिट यहाँ पर मैं कंप्लीट करवा देता हूँ। इतनी लंबी क्लास ना ही तो आप देख पाएंगे अगर मैं 5 यूनिटें आपके साथ एक साथ शेयर करूं या फिर एक साथ आकर उनको वीडियो के अंदर समझाऊं। तो इसी वजह से यहाँ पर एक यूनिट अभी करवा देंगे। एक यूनिट 1 या 2 दिन के बाद इसकी वीडियो आ जाएगी। चलिए, तो इसके अंदर लगभग 90 से 100 के बीच प्रश्न है। सभी महत्वपूर्ण संग्रह प्रश्नों का संग्रह हम लेकर आ गए हैं। और वहीं अगर 1 वीक के अंदर देखें तो 1 वीक के अंदर यही क्वेश्चन आपको लगभग जो मिलेंगे 220 से लेके और 240 के बीच मिलेंगे। और वहीं इन्हीं प्रश्नों में से हमने केवल 90 से 100 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ गए हैं। तो चलिए देख लीजिएगा फटाफट से। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ मिलने वाली है। वीडियो के को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको इसकी पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि मैं आपको सजेशन करना चाहूँगा कि पीडीएफ से ज़्यादा इस वीडियो को महत्व दिया जाए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं। चलिए एक एक प्रश्न का अच्छे से निवारण कर लेते हैं, यानी कि उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है देखिए, उस राजनीति की व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो श्रमिक वर्ग के हितों पर जोर देती है। तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है, जो कि क्या करती है, श्रमिक वर्ग है उसके हितों के ऊपर, उनकी सहायता करने के कार्यों के ऊपर जोर देती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए अपना। नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए,
सविनय अवज्ञा की अवधारणा किस राजनीतिक विचारक से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब हुआ था और ये महात्मा गांधी जो है उनसे जुड़ी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत बताता है कि राज्य अपने स्वार्थ में कार्य करते हैं? तो यह जो सिद्धांत है वो है यथार्थवाद का सिद्धांत। थोड़ी सी मैं जल्दी क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाऊंगा, क्योंकि अगर आराम से एक एक क्वेश्चन करवाया तो वीडियो कम से कम 1 से 1.5 घंटे की हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को केवल हम 30 से 40 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजनीतिक विज्ञान, जो राजनीति विज्ञान के जनक है वो किसे माना जाता है? तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान के जनक माना जाता है। इसके बाद देखिए, संसदीय प्रणाली में सरकार का मुखिया कौन होता है? संसदीय प्रणाली में सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री को माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजनीति विज्ञान में विश्लेषण की मूल इकाई क्या है? राजनीति विज्ञान में विश्लेषण की मूल इकाई जो है वो होता है व्यक्ति। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के लोकतंत्र में नागरिक सीधे निर्णय लेने में भाग लेते हैं? तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जैसे एक प्रकार का एक प्रश्न आता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सीधा असर करता है, अप्रत्यक्ष कोई अन्य तरीके से होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, राजनीतिक शक्ति की प्रकृति का अन्वेषण करने वाली पुस्तक जो द प्रिंस पुस्तक है किसने लिखी? तो ये लिखी थी निकोलो मैकियावेली ने, और इन्हें राजनीति विज्ञान के जनक भी माना जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार के उस रूप को क्या कहते हैं जहां एक इकाई पूर्ण शक्ति के रूप में कार्य करती है? एक इकाई जो है सरकार की वो पूर्ण शक्ति के रूप में कार्य करती है तो उसे क्या कहा जाता है? अधिनायकवाद, ठीक है। इसके बाद है, सरकार में शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा किसने विकसित की? तो ये की है मोंटेस्क्यू, ठीक है। और इसके बाद तुलनात्मक राजनीति का मुख्य केंद्र क्या है? तो ये रहने वाला है राजनीतिक प्रणालियों की तुलना। उसके बाद प्रश्न है, उस राजनीतिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें सरकार का सार्वजनिक और निजी जीवन के हर पहलू पर पूर्ण नियंत्रण होता है? यह होता है अधिनायकवाद, ठीक है। इसके बाद है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संबंध बताता है कि राज्य अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है? तो यह है यथार्थवाद। इस प्रकार की जो घटनाओं का पता यथार्थवाद का जो सिद्धांत है वही बताता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, किस दस्तावेज को आधुनिक उदार लोकतंत्र की नींव माना जाता है? यह होता है अमेरिकी संविधान जो है वो माना जाता है, ठीक है। इसके बाद, उस सरकारी प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें एक छोटा समूह सत्ता संभालता है? तो ऐसी सरकारी प्रणाली को क्या बोला जाता है? कुलीन तंत्र बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद है, अदृश्य हाथ की अवधारणा किस आर्थिक और राजनीतिक विचारक से संबंधित है? तो ये है एडम स्मिथ, ठीक है। और इसे उदारवादता परंपरा से भी जुड़ी हुई है। एडम स्मिथ कहाँ से जुड़े हुए हैं? इनकी जो अदृश्य हाथ की अवधारणा है वो उदारवादता परंपरा से भी जुड़ी हुई है। इसके बाद देखिए, सरकार की कार्यकारी शाखा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो सरकार की कार्यकारी शाखा का प्राथमिक कार्य ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। और इसके बाद, एकात्मक शासन प्रणाली क्या है? तो एकात्मक शासन प्रणाली जो होती है वो होती है एक ऐसी सरकार जहां सत्ता केंद्रीय स्तर पर केंद्रित होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, किसी राजनीतिक व्यवस्था में संविधान का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सरकार के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है। इसके बाद, राजनीति विज्ञान में उदारवाद शब्द आमतौर पर किसको संदर्भित करता है? यह करता है एक राजनीतिक विचारधारा जो व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता पर जोर देती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये होता है उम्मीदवारों को नामांकित करना और राजनीतिक शक्ति हासिल करना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय में
न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेवार होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है या फिर कौन जिम्मेवार होता है? तो ये राष्ट्रपति के जिम्मे होता है पूरा का पूरा कार्य। इसके बाद देखिए, राजनीतिक दर्शन में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का मुख्य सिद्धांत क्या है? यह विचार कि व्यक्ति पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छा से सरकारी प्राधिकरण को प्रस्तुत करते हैं। किसी विधायी निकाय में फिलिबस्टर का उद्देश्य क्या है? तो फिलिबस्टर का उद्देश्य जो है वो किसी विधेयक पर मतदान में देरी करना या फिर रोकना। ठीक है। इसके बाद संसदीय प्रणाली में सरकार का मुखिया कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री को संसदीय प्रणाली में सरकार का मुखिया बनाया जाता है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की क्या भूमिका है? शांति और सुरक्षा बनाए रखना। और इसके बाद WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाना और इसी के साथ व्यापारिक जो विवाद है उनका हल भी करना। इसके बाद राष्ट्रपति शासन प्रणाली में राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति को ही माना जाता है। इसके बाद कौन सा दस्तावेज संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रूपरेखा बताता है? तो ये जो है वो होता है अधिकारों का विधेयक है। इसके बाद है, किसी सरकार में कार्यकारी शाखा का प्राथमिक कार्य क्या है? ये होता है कानून को लागू करना। और इसके बाद है, पारंपरिक राजनीतिक विचारधारा के राजनीतिक विश्लेषण की मूल इकाई क्या है? ये है राज्य। इसके बाद है, पारंपरिक राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक यथार्थवाद का जनक किसे माना जाता है? ये मैकियावली को पारंपरिक राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक यथार्थवाद के जनक माना जाता है। इसके बाद है, कौन सी राजनीतिक परंपरा न्याय, समानता और व्यक्तिगत अधिकारों पर जोर देने के लिए जानी जाती है? तो ये उदारतावाद। ठीक है। इसके बाद पारंपरिक राजनीतिक विचारधारा के अनुसार सरकार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण करना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा क्योंकि जो भी हमारा मॉडल पेपर आता है वो पूरा का पूरा बाबा बजरंगबली की कृपा से आता है। तो सब बच्चों से निवेदन है, सबसे पहले एक बार कमेंट सेशन के अंदर जय बाबा बजरंगबली लिख दीजिए। और इसी के साथ आपका किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट है तो वो आप हमें कमेंट सेशन के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा। और वहीं पर आप हमसे बातें भी कर सकते हैं जिसके अंदर आपके किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट्स है तो वो हम आपके क्लियर कर देते हैं। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप लाइक करो ना करो, कमेंट करो ना करो, लेकिन इस वीडियो को जो भी आपसे रिलेटेड जो बच्चे हैं BA फर्स्ट ईयर के जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट्स या फिर अन्य कोई भी सब्जेक्ट्स ले रखा है फर्स्ट ईयर का या फिर यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं तो उनको एक बार ये वीडियो ज़रूर भेज दीजिएगा क्योंकि हम वही प्रश्नों का संग्रह ऐसी वीडियो के लिए अंदर लेकर आते हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होता है और वो आपके आने वाली परीक्षा के अंदर देखने को पूरी 100% संभावना उनकी होती है। तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा और सबसे ज़रूरी काम मैंने आपको बता दिया इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है। अब ये प्रश्न शायद मैंने आपको करवा दिया। पारंपरिक राजनीतिक विचारधारा के अनुसार सरकार का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण और इसके बाद नियंत्रण और संतुलन की अवधारणा किस राजनीतिक परंपरा से जुड़ी है? तो ये जुड़ी हुई है उदारतावाद। ठीक है। और इसके बाद शक्तियों के प्रतिकरण का विचार किस राजनीतिक परंपरा का अभिन्न अंग है? तो ये भी उदारवादता इसका ऑप्शन है। और इसके बाद किसने तर्क दिया कि व्यक्तिगत सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक सामाजिक अनुबंध में प्रवेश करते हैं? तो ये थॉमस होब ने इस प्रकार का जो है वो तर्क दिया था। इसके बाद कल्याणकारी राज्य का विचार किस राजनीतिक परंपरा से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है उदारतावाद। और इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय संप्रभुता का सिद्धांत किस राजनीतिक परंपरा
यानी कि किस राजनीतिक परंपरा के निकटता से जुड़ा हुआ है, तो ये यथार्थवाद से जुड़ा हुआ है। और इसके बाद है किस पारंपरिक राजनीतिक विचार की अक्सर आलोचना की जाती है, तो सत्ता की भूमिका की अनदेखी का जो विचार है उसको अनदेखा किया जाता है। इसके बाद उदारवादी सिद्धांतों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्लेषण की प्राथमिक इकाई क्या है, यह होता है राज्य। और इसके बाद राजनीति विज्ञान में नारीवाद दृष्टिकोण के पीछे के केंद्रीय विचार क्या है, लिंग आधारित शक्ति संबंधों पर ध्यान देना। ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आलोचनात्मक सिद्धांत में केंद्रीय अवधारणा क्या है, यह होता है वैचारिक आधिपत्य। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार वास्तविकता की प्रकृति क्या है, यह होता है व्यक्तिपरक और सामाजिक रूप से निर्मित। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा परिप्रेक्ष्य राजनीतिक परिवर्तन में व्यक्तिगत एजेंसी के रूप में महत्व देता है, तो ये होता है रचनावाद। ठीक है। इसके बाद है कौन सा परिप्रेक्ष्य राजनीतिक घटनाओं को समझने में सांस्कृतिक कारकों के महत्व पर जोर देता है, यह भी होता है रचनावाद। जिससे रचनावाद के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ऐसे इन प्रश्नों को समझने में आपके थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। क्योंकि देखिए कौन सा परिप्रेक्ष्य राजनीतिक परिवर्तन में व्यक्तिगत एजेंसी के रूप में महत्व देता है, तो इसका आंसर भी रचनावाद होता है। और इसी प्रकार कौन सा परिप्रेक्ष्य राजनीतिक घटनाओं को समझने में सांस्कृतिक कारकों के महत्व पर जोर देता है। तो ऐसे मिलते जुलते थोड़े प्रश्न है, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो जैसे जिन प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर थोड़ा सा सेम मिल रहा है, तो जैसे रचनावाद का मिल रहा है, तो रचनावाद के बारे में थोड़ा सा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसी प्रकार लोकतांत्रिक शांति के सिद्धांत में प्रमुख अवधारणा क्या है, लोकतांत्रिक राज्य एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करते हैं। ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सॉफ्ट पावर शब्द का क्या अर्थ है, सांस्कृतिक प्रभाव इसका अर्थ होता है। इसके बाद कौन सा परिप्रेक्ष्य यह तर्क देता है कि राज्य पुण्य आर्थिक संबंधों का एक उत्पाद है, तो इसका आंसर मार्क्सवाद रहेगा। इसके बाद राजनीतिक विज्ञान में मानवाधिकार परिप्रेक्ष्य के पीछे मूल विचार क्या है, तो ये होता है सार्वभौमिक विचार। इसके बाद राज्य निर्माण की अवधारणा में केंद्रीय अवधारणा क्या है, तो ये होता है राष्ट्र की अवधारणा। और इसके बाद राजनीतिक विज्ञान में वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, राजनीतिक विज्ञान में वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है वह होता है दुनिया की परस्पर संबंधता। ठीक है। इसके बाद देखिए राजनीतिक विज्ञान में मानक दृष्टिकोण का प्राथमिक केंद्र क्या है, तो मानक दृष्टिकोण का प्राथमिक केंद्र यह निर्धारित करना कि वस्तुएं कैसी होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद हरित राजनीति परिप्रेक्ष्य का मुख्य केंद्र क्या है, पर्यावरणीय स्थिरता। ठीक है। इसके बाद लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार शासन में क्या भूमिका है, सक्रिय अंतर। ठीक है। इसके बाद सभ्यताओं के टकराव के सिद्धांत में मुख्य अवधारणा क्या है, तो इसका आंसर आएगा सांस्कृतिक अंतर। ठीक है। इसके बाद राजनीति विज्ञान का प्रमुख केंद्र राजनीतिक व्यवस्थाएं। ठीक है। इसके बाद अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा सरकार राजस्व और व्यय का अध्ययन करती है, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा है जो सरकार राजस्व और व्यय तीनों का अध्ययन करती है, तो राजकोषीय अर्थशास्त्र इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए राजनीतिक व्यवस्था की प्राथमिक चिंता क्या है, तो राजनीति के अर्थव्यवस्था की प्राथमिक चिंता है धन का वितरण करना, इसकी महत्वपूर्ण चिंता होती है। इसके बाद राजनीतिक विज्ञान में शक्ति शब्द का क्या तात्पर्य है, प्रभाव या फिर नियंत्रण। ठीक है। इसके बाद कौन सी आर्थिक अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व और नियंत्रण पर जोर देती है, समाजवाद। और इसके बाद शास्त्रीय अर्थशास्त्र में सरकार की प्राथमिक भूमिका क्या है, संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करना। इसके बाद मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति क्या है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आर्थिक संघर्ष। इसके बाद ऐसा ही एक और मिलता जुलता प्रश्न है कौन सी आर्थिक अवधारणा किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को संदर्भित करती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अपना, राजनीति विज्ञान में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्रीय विचार क्या है? व्यक्तियों के बीच आपसी सहमति। ठीक है। इसके बाद राजनीति विज्ञान में सरकार की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच विभाजित होती है? प्रश्न दोबारा पढ़िए। राजनीति विज्ञान के अंदर सरकार की उस प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें सत्ता का जो केंद्र है सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच में छोटी छोटी सत्ता का जो केंद्र है वो केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच में विभाजित होती है छोटी छोटी। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? संघ। संघ बनाकर छोटे छोटे व्यवस्था करना। ठीक है। इसके बाद कौन सी आर्थिक अवधारणा किसी देश के आयात को घटाकर उसके निर्यात के कुल मूल्य को संदर्भित करती है? तो व्यापार का संतुलन इसका राइट आंसर रहेगा। अभी बस ओनली 30 से 40 क्वेश्चन और रहे हैं, जल्दी जल्दी हम इस वीडियो के अंदर करवा देते हैं। आप बस इतना कष्ट कीजिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। शेयर देखेंगे कितनी ज़्यादा इस वीडियो को किया जाएगा, क्योंकि शेयरिंग जो होता है वो हमें देखने का ऑप्शन अब हमें मिल चुका है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक बहुलवाद का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? राजनीतिक शक्ति की विविधता। और मैंने आपको बताया था कि इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। समय रहते हम इस वीडियो को, जो इस पीडीएफ को है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कौन सी आर्थिक प्रणाली केंद्रीय योजना और उत्पादन के सरकारी नियंत्रण से जुड़ी हुई है? ये समाजवाद इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद कौन सी आर्थिक अवधारणा किसी समाज में धन की संगतता को मापती है? ये मिनी गुणांक इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद व्यवहारिक अर्थशास्त्र का प्राथमिक केंद्र व्यक्तिगत निर्णय लेना। और इसी प्रकार इतिहास के संबंध में राजनीतिक विज्ञान का प्राथमिक केंद्र क्या है? तो राजनीतिक व्यवस्थाएं करना। और इसके बाद राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? जो द रिपब्लिक जैसे कार्यों से जुड़े होते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा प्लेटो। राजनीतिक दर्शन के जनक प्लेटो को माना जाता है। और ये जो छोटे छोटे कार्य होते हैं या फिर बड़े बड़े कार्य भी बोल सकते हैं, जैसे द रिपब्लिक कार्य हो गया, इन कार्यों से भी जुड़े होते हैं। इसके बाद इतिहास के किस काल में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ और आधुनिक राजनीति संरचनाओं का विकास हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा पुनर्जागरण। और इसी के साथ इसके अंदर देखिए ये भी याद रखिएगा कि आधुनिक युग की शुरुआत भी कौन से काल में हुई थी? राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था उसी टाइम हो गई थी, यानी कि पुनर्जागरण के काल में हो गई थी। इसके बाद देखिए, अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों जैसी क्रांतियां जो है अध्ययन है राजनीति विज्ञान के किस उपक्षेत्र का हिस्सा है? यानी कि अमेरिकी और फ्रांसीसी जो क्रांति है, ऐसी क्रांतियों का अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के किस उपक्षेत्र से जुड़ा है? तो ये तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र से उपक्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसके बाद संप्रभुता की अवधारणा, जैसा कि राजनीतिक विज्ञान में चर्चा हो गई है कि ऐतिहासिक जड़ें किस युग में हैं, तो ये सामंतवाद से जुड़ा हुआ है। कौन सा ऐतिहासिक काल अक्सर आधुनिक राष्ट्र राज्यों के उद्भव और यानी कि सामंतवाद के पतन से जुड़ा हुआ है? तो ये पुनर्जागरण ही जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए, प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा किस प्रबुद्ध दार्शनिक से संबंधित है? तो ये जॉन लॉक इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस ऐतिहासिक काल में राजनीतिक दर्शन का उदय हुआ जिसने पारस्परिक सत्ता पर बवाल उठाया और व्यक्तिगत अधिकारों की वकालत की? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रबोधन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, उदारवाद, रूढ़िवाद और समाजवाद जैसी राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन राजनीति के किस उपक्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए, किस ऐतिहासिक घटना का अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर रहेगा वेस्टफैलिया की संधि। ठीक है। इसके बाद देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार किस विचारक के राजनीतिक दर्शन से संबंधित है? कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके बाद कौन सा राजनीतिक दार्शनिक राजनीति और मानवीय संस्थाओं में केंद्रीय शक्ति के रूप में शक्ति की अवधारणा के लिए
जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मैकियावेली। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था का विचार राजनीति और किस अन्य सामाजिक पहलू के बीच संबंधों की जांच करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अर्थशास्त्र। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किस राजनीतिक सिद्धांत की ओर ऐतिहासिक के कार्यों का केंद्र है? तो इसका राइट आंसर भी रहेगा कार्ल स्मारक है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रों के बीच कूटनीति, गठबंधन और संघर्ष का अध्ययन राजनीति विज्ञान के किस उपक्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच जो है वो राजनीति विज्ञान के बीच की जो कूटनीति और गठबंधन का संघर्ष है उसका अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तहत आता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीति संस्थाओं और उनके ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किस उपक्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये राजनीति इतिहास के अंतर्गत आता है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इतिहास के संबंध में राजनीति विज्ञान का प्राथमिक केंद्र क्या है? तो राजनीतिक व्यवस्थाएं करना प्राथमिक केंद्र इनका होता है। इसके बाद है, किस ऐतिहासिक घटना को अक्सर आधुनिक राजनीतिक विचार के विकास में एक मूलभूत क्षण के रूप में उद्भव किया जाता है? तो फ्रेंच क्रांति जो है वो इस प्रकार की होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीतिक जनक का दर्शन का जनक किसे माना जाता है? यानी कि राजनीतिक जनक के जो दर्शन है उनके जनक कौन माने जाते हैं? तो ये प्लेटो माने जाते हैं। और इसके बाद संप्रभुता की अवधारणा, जैसा कि राजनीति विज्ञान में चर्चा हो गई है कि ऐतिहासिक जड़ें किस युग से है? तो ये सामंतवाद से जुड़ी हुई है। और इसके बाद राजनीति विज्ञान का प्राथमिक केंद्र राजनीति संस्थानों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। और इसी प्रकार समाजशास्त्र मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? सामाजिक रिश्तों और संस्थाओं का समाजशास्त्र क्या करता है? अध्ययन करता है। इसके बाद राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों किसका विश्लेषण करते हैं? सामाजिक संरचनाओं और संस्थाओं का। ठीक है। इसके बाद कौन सा अनुशासन समाज में सत्ता के वितरण का पता लगाता है? राजनीति विज्ञान इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके बाद राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक संरचनाओं के प्रभाव और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राजनीतिक समाजशास्त्र इन्हें बोला जाता है। इसके बाद देखिए, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की चिंता क्या है? आर्थिक प्रणालियों और राजनीति के में से उनका संबंध। ठीक है। इसके बाद राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा का केंद्र क्या है? राजनीति विज्ञान। और इसी प्रकार कौन सा शब्द समाज में शक्ति के वितरण और प्रयोग के अध्ययन को संदर्भित करता है? तो ये होता है राजनीतिक समाजशास्त्र। और इसी प्रकार विभिन्न राष्ट्रों के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति का क्या तात्पर्य है, या फिर राजनीतिक संस्कृति का तात्पर्य किससे है? तो ये होता है साझा राजनीति विश्वास और मूल्य से जुड़ी हुई है। और इसी प्रकार कौन सा सिद्धांत बताता है कि समाज में सत्ता एक छोटे से अभिजातीय समूह के पास होती है? तो इसका राइट आंसर होता है संभ्रांत सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद कौन सा क्षेत्र राजनीतिक मान्यताओं की को आकार देने में सांस्कृतिक मूल्यों की भूमिका का पता लगाता है? तो ये होता है राजनीतिक संस्कृति। और इसके बाद कौन सा सिद्धांत राजनीतिक व्यवहार को आकार देने में किस में विचारों और मूल्यों की भूमिका पर जोर देता है? तो इसका आंसर है सांस्कृतिक सिद्धांत। और इसी प्रकार वैश्वीकरण शब्द का क्या तात्पर्य है? तो आर्थिक अंतर संबंध। और इसी प्रकार 2 से 3 प्रश्न और रह गए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तुलनात्मक राजनीति का मुख्य केंद्र क्या है? तो किसी राष्ट्र के भीतर राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना। और इसी प्रकार राज्य की अवधारणा का केंद्र क्या है? तो ये राजनीति विज्ञान होता है। और इसी प्रकार कौन सा सिद्धांत है परिणामों को आकार देने में आर्थिक कारकों की भूमिका पर जोर देता है? तो इसका राइट आंसर होता है राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तो लगभग ये 100 से 110 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। और बाबा बजरंगबली का नाम लेके जाना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ इस पेपर के अलावा अन्य आपको कहीं से
कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि 40 प्रश्न आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं, वो सारे के सारे प्रश्न इसी 111 प्रश्नों के अंदर से आपके आएंगे। ये 11 प्रश्न ऐसे मंत्र मार के बना दिए है कि बाबा बजरंगबली केवल इसी पेपर को लेके आएंगे। तो बाबा बजरंगबली का नाम लेके पूरा का पूरा पेपर खोलना और देखना कि यही प्रश्न आए है कि नहीं आए है। एक से बार में इस वीडियो को समझ नहीं पाओगे आप, क्योंकि हमने एक तो इसका विश्लेषण बहुत ही जल्दी किया है, दूसरा प्रश्न बहुत ही पॉलिटिकल साइंस में डिफ़िकल्ट दिए गए है। बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, कोई भी प्रश्न जो है इस वीडियो के अंदर हमने करवाया है, और कोई भी जैसे समाजवाद मान लीजिए या राजनीति विज्ञान मान लीजिए, तो उनके बारे में थोड़ा सा आप ज़्यादा पढ़ लीजिएगा। जिसका आंसर सेम आ रहा है तो उसी से जो है प्रश्न ज़्यादा उठाए जाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। साथ में हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इसी प्रकार की और भी नई नई इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।